हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 25 फरवरी शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस करेंगे हम आपके लिए। ठीक है, मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ। जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, मेरे मिल गए हैं, मेमोरी बेस्ड पेपर है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार जेई के एग्जाम में। ठीक है, बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक इसका लेवल है, लग रहा है मुझे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी है। तो मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन समझाते जाऊँगा और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। अ सॉलिड स्फीयर इज शोन इन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, जब मार्क करते आते हैं कि जो सॉलिड स्फीयर है वो रोल कर रहा है स्लिप हुए बिना। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ट्रेवल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर मैक्सिमम क्या लेंथ ये ट्रेवल करेगा, ये हमको पता करना है। कितना ऊपर तक, कितना ज़्यादा तक ये जा सकता है, कितना ऊपर तक ये जा सकता है। ठीक है, तो वो हमें पता करना है। हम मान लेते हैं कि जितने ऊपर तक जा सकता है वो लंबाई L है। ठीक है, इसके ऊपर ये L लंबाई तक जा सकता है। ठीक है, L लंबाई तक ये जा सकता है। अगर ये L लंबाई गया है तो हाइट जितनी सी चल रही होगी वो कितना चल गया होगा, ये हाइट जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L sin थीटा के बराबर। ठीक है, बिल्कुल आसानी से हम ट्रिग्नोमेट्री से बता सकते हैं कि जितना हाइट ऊपर चला गया है, जितनी हाइट ऊपर चला गया वो किसके बराबर हो गया, वो L sin थीटा के बराबर हो गया। अच्छा, इसके अंदर कहीं कुछ फ्रिक्शन कुछ नहीं है और रोलिंग भी हो रही है, विदाउट स्लिपिंग हो रही है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी अभी है वो पूरी की पूरी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल रही होगी। ठीक है, इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल रही होगी। तो इसके पास गतिज ऊर्जा क्या है अभी, हाफ mv0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्लस इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगी। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, mgh के बराबर। इसको हम सीधे सीधे mgh के बराबर रख देंगे। हम मान रखेंगे सारे के सारे। ठीक है, m छोटा बड़ा मैंने कर दिया यहाँ से, ये बड़ा कैपिटल M आएगा तो उसको कैपिटल M आप कर लें, ये कैपिटल M है हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ mv0 स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई का मान सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है तो 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा का मान बचता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बटे r स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर आया, mgh के बराबर आ गया। और h को मैंने क्या लिख दिया, L sin थीटा लिख दिया, क्योंकि मुझे L का मान निकालना है, मुझे h का मान नहीं चाहिए, मुझे L का मान चाहिए। m तो आप सब जगह से हटा ही देंगे, फिर छोटा बड़ा m हो गया, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपका हाफ v0 स्क्वायर प्लस 1/5 v0 का स्क्वायर इक्वल्स टू GL sin थीटा। GL sin थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। इसका एलसीएम आएगा इधर 5 2 7 v स्क्वायर 7 v0 स्क्वायर बटे 10 बराबर GL sin थीटा। ठीक है, हमें L चाहिए तो बाकी L इधर ले लो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो L इज इक्वल्स टू 7 v0 स्क्वायर 7 v0 स्क्वायर बटे 10 G sin थीटा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 जो है ये हमारे पास सही जवाब आ जाएगा। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन, बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन पे ऊपर क्वेश्चन हमें देखने को मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, मैसेज वेव फ्रीक्वेंसी FM एंड कैरियर वेव फ्रीक्वेंसी FC। ठीक है, जो मैसेज का वेव फ्रीक्वेंसी है वो FM है और जो कैरियर का वेव फ्रीक्वेंसी है वो FC है। ठीक है, FM और FC हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें पूछा गया है कि वेवलेंथ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अगर मेरे पास एक ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया गया मुझे, तो उसका मुझे वेवलेंथ पता करना है, वेवलेंथ कितना होगा। अब जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो डिपेंड करता है कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कैरियर की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, इस पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, ये कौन सी हमारी मैसेज जो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है उस पर कोई निर्भर नहीं करेगा, जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो सीधे सीधे हमें दिखेगा कि लैम्डा जो होगा वो C/FM के बराबर आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप इसको कर पाओगे, अगर नहीं याद है तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं टच कर सकते। तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन एक ये था। अगला देखते हैं। अ यूनिट मास पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, त्रिज्या इसकी r है, सच दैट इट्स प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर एग्जीक्यूट्स। ठीक है, अगर इसकी परछाई यहाँ पर हम देखते हैं, इसके डायमीटर पे यहाँ पर इसकी परछाई देखते हैं हम, तो ये एक SHM कर रही है, ये एक SHM कर रही है। जैसे जैसे मूव करेगा तो ये SHM कर रही होगी इस डायमीटर पर, ऐसे 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 आगे पीछे SHM कर रही होगी। ठीक है, इन 0.1 सेकंड, 1 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल अंडरगोज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 डिग्री। 1 सेकंड में 0.1 सेकंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पोजीशन B। पोजीशन B पर जब ये आ जाएगा तब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। तो M इसका हम मास मान लेते हैं, दे रखा है मास, यूनिट मास। तो M का मान मुझे 1 kg के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात हो गई कि 1 kg के बराबर इसका मास दे रखा है मुझे, और हमें निकालना है कितना फोर्स होगा। तो फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा होगा वो m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर आएगा। m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान कुछ है क्या, रेडियस इसका r दिया हुआ है, सर्किल ऑफ रेडियस r।
सच दैट इज, ठीक है निकाल लेंगे हम, ठीक है वैल्यू निकाल लेंगे हम। अच्छा मुझे दिया हुआ है क्या, मुझे दिया हुआ है कि ये 1 सेकंड के 0.1 सेकंड के अंदर 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट कर लेती है। ओमेगा मान निकाल पाएंगे कि हम किसी भी तरीके से, देखना जरा ओमेगा निकाल पाएंगे कि हाँ ओमेगा के लिए हमें कुछ वैल्यू दी हुई है। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास 0.1 सेकंड में ये π/6 चल रहा है, मतलब 30 डिग्री मतलब π/6 चल रहा है। तो हम कहते हैं ओमेगा जो होता है वो θ/t होता है, θ/t होता है इसका मान, ठीक है। तो ओमेगा हो जाएगा आपका π/6 चलेगा कितने सेकंड में, कितने सेकंड में 0.1 सेकंड में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10 π/6, 5 π/3, 5 π/3 ओमेगा रेडियन प्रति सेकंड में हमें मिल जाएगा कितना ये चल गया, ठीक है। चलिए ओमेगा मिल गया, हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, बाकी सब वैल्यू में दी है। आर का मान भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, बी पोजीशन पर होगा तो कितना दूर होगा ये सेंटर से, आर दूरी पर होगा तो m ओमेगा स्क्वायर आर, इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो कितना आ जाएगा, m कितना है 1 kg, ओमेगा आपके पास कितना है, ओमेगा है आपके पास 5 π/3 यानी कि 25 π² 9 इंटू 0.36 मीटर, ठीक है। ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। थोड़ा देखें इसके अंदर हम इसको, तो आप देखोगे 25 इंटू π², ये 0.04 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको भी अच्छा ऐसे कर लें, हम यहाँ कर ही लेते हैं। तो 25 चौक 100, ठीक है, ये 4/4 एकम 4 जाएगा, π² आपका आंसर आ जाएगा। π² जो कितने के आसपास आ रहा होगा, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, 9.7 हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सनलाइट इज डिफ्रैक्टेड थ्रू अ सर्कुलर अपर्चर ऑफ डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसका सर्कुलर अपर्चर का डायमीटर हमें दे रखा है 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। इफ डायमीटर इज स्लाइटली इंक्रीज, डायमीटर को अगर इंक्रीज कर दें तो इसमें तो पूछा है साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज विल इंक्रीज, इंटेंसिटी डिक्रीज, साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज विल डिक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज, साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज विल इंक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज, साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज विल डिक्रीज, इंटेंसिटी इंक्रीज। ये पूछा है इसमें क्या होगा भैया। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो हमारे पास 1.22 λ/d के बराबर आता है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इसने अपर्चर को छोटा कर दिया, डायमीटर को छोटा कर दिया, ये जो डायमीटर है इस डायमीटर को उसने घटा दिया है। तो ऑब्वियसली देख सकते हो आपके साइन थीटा का मान जो होगा वो बढ़ जाएगा, साइन थीटा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। साइज ऑफ सर्कुलर फ्रिंज, साइज तो थीटा का मान जो है बढ़ जाएगा। अगर थीटा का मान बढ़ रहा है मतलब क्या है कि थीटा का मान, सर्कुलर फ्रिंज जो है उसका घटेगा, उसका मान घट जाएगा और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जैसे थीटा का मान घटेगा, फ्रिंज का साइज घटेगा और इंटेंसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर मूविंग अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ पे एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को चला दिया हमने विद सेम स्पीड, समान इनका वेग, समान इसकी चाल से हमने इनको चलाया है। फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ दैट इज ΔE/ΔP, ΔE/ΔP का मान, λE/λP का मान मुझे पता करना है। हमें दे रखा है MP जो है वो 1836 ME है, MP का जो मान है वो ME के 1836 गुणा है, ठीक है। तो कैसे करें भाई इसको, हम क्या करें इसके अंदर, हमें दिया हुआ है λE/λP हमें निकालना है, ठीक है। तो किधर से रब करते हैं इसको, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/, ये होता है ना h/p, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें क्या दिया, हमें तो स्पीड दी हुई है, तो इस फॉर्म में लिख लेंगे इसको h/mv, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं किसकी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो λE का जो मान आएगा वो h/mev के बराबर आएगा, ठीक है। और वहीं λP का बात करता हूं तो h/mpv के बराबर आएगा, ठीक है। चाहिए क्या हमको, λE/λP, तो डिवाइड कर दो, λE/λP तो ऊपर चला जाएगा, डिवाइड होगा तो MP/mv के बराबर आ जाएगा, ठीक है। MP का मान दिया हुआ है 1836 ME, ठीक है। इसको यहाँ डालोगे, नीचे ME आ रहा है आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा λE/λ भी 1836 के बराबर। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ इसके, ठीक है। ये जो दिया हुआ है हमें इसके डायमेंशन निकालने हैं। और ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, E चार्ज है, परमिटिविटी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। देखो भाई इसका डायमेंशन निकालें तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कुछ ये टर्म दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/hc, ठीक है। ये दिया हुआ है हमें। अब इसको कैसे लिख पाएंगे हम, देखो इसको कुछ हम क्या कर सकते हैं, ये तो K है मेरे पास, तो सीधा सीधा इसको KE²/hc में लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो हम क्या करें इसको, हम इसको λ² से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं hc, ठीक है।
और इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा, के ई बटे लेमडा स्क्वायर, यानी के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो गया। तो इसके डायमेंशन किसके डायमेंशन के जैसे होंगे, फोर्स के डायमेंशन जो होंगे इसके ना, फोर्स के डायमेंशन होंगे। और यहाँ पर देखूँ मैं तो ये एक लैम्डा मैंने इधर छोड़ दिया और नीचे एच सी बाई लैम्डा लिख लिया, ठीक है। एक लैम्डा स्क्वायर में से नीचे ले गया और इसको लिख दिया, तो ये क्या दी एनर्जी होती है, तो एफ लैम्डा बटे ई, इसके डायमेंशन निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। एफ लैम्डा के जो डायमेंशन होंगे वो वर्क या एनर्जी के बराबर होंगे, तो ऊपर भी एनर्जी और नीचे भी एनर्जी, सब कट पिट जाना है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस होगा, ये जो क्वांटिटी होगी इसके कोई विमाएं नहीं होंगी, ये विमाहीन क्वांटिटी होगी, विमाहीन राशि होगी, इसके कोई राशियाँ कोई भी इसके डायमेंशन नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें। इन अ गिवन एसी सीरीज सर्किट कंटेनिंग एलिमेंट्स आरएलसी एंड सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट, सोर्स वोल्टेज का 220 वोल्ट है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू दी होगी। इट इज नोन दैट इफ एल अलोन इज रिमूव्ड एंड इफ सी अलोन इज रिमूव्ड, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज रिमेन्स 45 डिग्री। फेज डिफरेंस जो रहता है उनके बीच में 45 डिग्री का रहता है। आई आरएमएस पता करें। अच्छा, मतलब इनका यह है कि फाई चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप या तो कैपेसिटर हटा दो या इंडक्टर हटा दो, दोनों में से कुछ भी हटा रहे हो एक एक करके, ठीक है, तो फाई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों बराबर होंगे तभी चेंज नहीं हो रहा है फाई का वैल्यू। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो फाई का वैल्यू चेंज होता, मतलब एक्सेल जो है एक्सी के बराबर है, एक्सेल जो है वो एक्सी के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस की कंडीशन है, ये कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशन है। और रेजोनेंस की कंडीशन में आप देख सकते हो कि जो हमारे पास Z होता है वो R के बराबर आ जाता है, Z होता है वो R के बराबर आ जाता है, ठीक है। हम कैसे लिख सकते हैं, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL XC बराबर होगा तो वो कट के 0 हो जाएगा, तो Z इक्वल्स टू R बचेगा हमारे पास, ठीक है। और हमें निकालना है IRMS, तो IRMS यहाँ पर कितना होगा, VRMS बटे Z, VRMS बटे Z, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो VRMS कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट और Z का मान कितना आ गया, R के बराबर आ गया, तो R का मान कितना आ गया 110 ओम, ठीक है, 2 एम्पियर के बराबर इसमें करंट आ गया। आसान सा क्वेश्चन था ये तो, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर भी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल फॉलोज मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करिए और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसने बात करी है यहाँ पर, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल में ऐसा होता है। और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज सेम, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो बनता है वो किसके बीच में बनता है, वो n और v के बीच में बनता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और इनकी स्पीड के बीच में बनाते हैं हम कर्व, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में नहीं बनाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया हमारे पास। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक और डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज सेम। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसकी, कौन सा मटेरियल, कौन सा एटम है, डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस की होती है 3/2 kT, तो 3/2 kT आ जाएगा। इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3 हो जाएगी, ठीक है, डायटोमिक में। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की होगी 2/2 kT, ठीक है। तो ये बराबर तो नहीं दिख रही है मुझे कहीं से कहीं तक, ये 1.5 kT है, ये 1 kT है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी गलत है, स्टेटमेंट 2 भी गलत है। तो 1 ट्रू 2 फॉल्स, 1 फॉल्स 2 ट्रू, 1 फॉल्स 2 फॉल्स, ठीक है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n इक्वल्स टू 2 टू n इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रिलीज्ड फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी क्या होती है भैया, फोटोन की एनर्जी हम लिखते हैं hc बाय लैम्डा से, ठीक है, hc बाय लैम्डा से हम लिखते हैं, जिसको हम 1240 बटे लैम्डा भी लिख सकते हैं, जहां पर हमने लैम्डा का मान नैनोमीटर में ले लिया होता है, ठीक है। तो नैनोमीटर में आंसर दिया हुआ है इसलिए मैंने ये लिख लिया। अच्छा, अब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 तक वो कूदा है, तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी इसमें, 13.6 इंटू, ठीक है, 1 बटे कहाँ पर गया है 1 में, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, इतनी एनर्जी इसमें से रिलीज हुई होगी। तो 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4, ठीक है, ये एनर्जी इसमें से रिलीज हुई होगी। और ये एनर्जी इसको फोटोन के रूप में निकली होगी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4 कितना हुआ 3/4 बराबर 1240 बटे लैम्डा, और लैम्डा हमें निकालना है इसमें से, है ना। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा 1240 इंटू 4 बटे 13.6 इंटू 3, 13.6 इंटू 3, ठीक है। सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके अंदर, कर लेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन मेटल द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.71 वोल्ट इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज 491 नैनोमीटर, ठीक है। इतना अगर वेवलेंथ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.71 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ द स्टॉपिंग पोटेंशियल कम्स आउट टू बी 1.43 वोल्ट। अब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है 1.43 वोल्ट हो जाता है इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज, अब वेवलेंथ क्या होगी ये हमें पता करना है, ठीक है।
तो कैसे पता करें भाई इसको? हम लिखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 5 प्लस EVS के बराबर आती है। ठीक है, 5 प्लस EVS के बराबर हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे 491 मीटर दिया हुआ, नैनोमीटर दिया हुआ है ना, तो ये एनर्जी होगी फोटोन की hc/λ। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगी 5 प्लस EVS। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 0.7। ठीक है, और ये hc का वैल्यू आएगा 1240 आ जाएगा, नैनोमीटर में दे ही रखा है ना वैल्यू, तो 491 बराबर 5 प्लस 0.7। ठीक है, ये तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरे में कह रहा है कि बताइए कि वेवलेंथ कितनी हो कि ये जो वैल्यू है वो 1.43 वोल्ट हो जाए। ठीक है, ये तो 5 तो सेम रहेगा, 5 तो बदलेगा नहीं, वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क आना नहीं है। तो 12, चलिए अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। माइनस कर दो, माइनस करोगे तो 1240/491 माइनस 1240/λ बराबर 0.71 माइनस 1.43। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये तो करना ऐसे है, सॉल्व आपको करना है बिल्कुल, कैलकुलेशन तो आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो 2 पार्टिकल्स हैविंग मास m1 4 ग्राम, m2 16 ग्राम, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इज इक्वल, रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज n/2, देन n का मान क्या होगा? n का मान हमें बताना है कि n का मान क्या आने वाला है। ठीक है, बोला है 4 ग्राम और 16 ग्राम का मास है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब K1 बराबर K2 के है। K1 को क्या लिख सकता हूं मैं? P1²/2m। ठीक है, मोमेंटम के फॉर्म में, और इसको लिख सकता हूँ P2²/2m। ठीक है, ये 2m से 2m तो मास, अच्छा मास भी अलग अलग, 2m1/2m2। ठीक है, काट दोगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे बराबर रहेगी? ठीक है, ये हमारे पास आता है। हमें क्या चाहिए? मोमेंटम का रेशियो चाहिए ना, तो P1/P2 कितना हो जाएगा? √m1/m2, √m1/m2। ठीक है, यही तो चाहिए था हमें। m1 का मास कितना है? 4 और ये 16। ठीक है, तो 1/4 1/2, P1/P2 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, n/2 है ना, n का मान क्या उल्टा कर दिया क्या हमने? अच्छा, n/2 है ना, तो इसको हम 2:4 लिख सकते हैं ना, तो n का मान आ गया 2। n का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ कैपेसिटर मेकिंग एन एंगल अल्फा विद वन प्लेन हैविंग काइनेटिक एनर्जी K1 एंड कम्स आउट विद काइनेटिक एनर्जी K2 मेकिंग एन अल्फा एंगल बीटा विद द अदर प्लेन। फाइंड द रेशियो ऑफ K1 एंड K2। फाइंड द रेशियो ऑफ K1 एंड K2। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है कैपेसिटर में, ठीक है, और एंटर करता है तब एंगल बनाता है अल्फा, और जब निकलता है तो एंगल बनाता है बीटा। ठीक है, तो ये एंगल बना रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं अल्फा, और एंगल बना रहा है यहाँ पर बीटा। ठीक है, ये एंगल हमें दिया हुआ है, और ये वेलोसिटी कुछ इस प्रकार से इसकी यहाँ पर है, और यहाँ पर भी इसकी कुछ वेलोसिटी v1 मान लेता हूँ और कुछ ये v2 मान लेता हूँ। ठीक है, इनको करते हैं हम, इनके घटक निकालते हैं, तो ये कितना होगा? ये v1 cos अल्फा और ये v1 sin अल्फा, ये v2 sin बीटा और ये v2 cos बीटा। अब ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई औकात नहीं होगी कि v1 cos अल्फा और v1 cos बीटा को बदल पाए, क्योंकि वो लगी इस तरफ रही है। ठीक है, वो तो इस तरफ लग रही है, जिस तरफ लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है तो वो उसके पैरेलल चेंज कर सकती है, उसके परपेंडिकुलर तो कुछ चेंज ला ही नहीं सकती। मतलब v1 cos अल्फा जो होगा वो v1 cos बीटा के बराबर ही रहेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, है ना। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो इनको स्क्वायर कर दो, तो v1 cos स्क्वायर अल्फा बराबर v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, m से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, मास कितना इलेक्ट्रॉन है, तो mv1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बराबर आधे m से कर दो, हाफ m से। ठीक है, और इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा, वो cos स्क्वायर बीटा बचे cos स्क्वायर अल्फा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? cos स्क्वायर बीटा बटे cos स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, चलो आगे चलो। ये दिया है गैस फॉलोज पीवी की पावर 1/2 कर्व एज शोन, v2 इक्वल्स टू 2v1 के बराबर हमें दिया हुआ है, फाइंड t2 बटे t1। ठीक है, क्या दिया है? pv की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, p की जगह पे क्या रख दूं? p की जगह पे रख सकता हूँ t बटे v। ठीक है, और v की पावर 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि t1 v की पावर -1/2 ये मेरे पास कांस्टेंट के बराबर आ गया। ठीक है, t बटे रूट v कांस्टेंट के बराबर आ गया, तो t1 बटे रूट v1 बराबर t2 बटे रूट v2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। क्या निकालना है हमें? t2 बटे t1, तो t2 बटे t1 इसको उधर ले आओ, तो रूट v2 बटे v1
इज इक्वल्स टू T2 बटे T1, ठीक है। V2 का मान क्या है भाई, V2 कितना दिया हुआ है 2V1, तो 2V1 बटे V1 का रूट ये होगा आपका T2 बटे T1 के बराबर, काट दो, √2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसके अंदर। चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फॉर अ गिवन लॉजिक गेट सर्किट विच ट्रुथ टेबल इज राइट, कौन सी ट्रुथ टेबल इसमें सही है, थोड़ा सा कार्यक्रम किया जाए इसका। ये A है, यहाँ भी A है, ठीक है, ये A यहाँ मिला है, ठीक है, यहाँ से आएगा तो ये A बार हो जाएगा, नॉट गेट लगा हुआ है, A बार लगाएगा, यहाँ पर आएगा A बार, हमारा इस पर इनपुट आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने इसकी चर्चा करी। ये B है, यहाँ पर B मिलेगा, यहाँ पर भी B मिल जाएगा, ये नॉट गेट लगा हुआ है, B बार हो जाएगा, तो यहाँ पर भी B बार यहाँ पर इसको मिल जाएगा, ठीक है। ये एक एंड गेट लगा हुआ है, तो एंड कर दो इसको A डॉट B बार, ठीक है, और ये A बार B के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं नॉर गेट में, नॉर गेट में जा रहे हैं, तो नॉर कर दो, उसके ऊपर बार लगा दो, AB बार प्लस A बार B का होल बार, ये हमें रिजल्ट मिलेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसको देखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, AB बार डॉट A बार B, ठीक है, फिर y आ जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, A बार प्लस B प्लस A प्लस B बार, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हल कर लें तो y का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, A बार A प्लस AB प्लस A बार B बार प्लस B बार, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बचा AB बार प्लस A बार B बार, y इज इक्वल्स टू AB प्लस A बार B बार हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई भैया। इसमें आप वैल्यू रख के देखनी है हमें ट्रुथ टेबल में क्या है, वैल्यू रख के देखो, 0 रखूँ, A को 0 रखा, B को भी 0 रखा, तो 0 0, और यहाँ पर मुझे मिलेगा ये 0 ये 0, ये 0 0 मिला के 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 1 मेरे पास आ जाएगा, तो ये सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सही आ रहा है, 1 0 रखता हूँ तो A को 1 y को 0, A को रखा 1 y को 0, तो ये तो हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पर रखा A को 1 y को 0, तो ये 0 मिलेगा मुझे, तो यहाँ 0 पक्का मिल रहा है, ठीक है। और ये इस पर इसको भी उल्टा रखोगे तो सेम वही आएगा, 1 1 रखते हैं तो इस पे 1 और 1 1, और ये 1 1 मिला के 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 मिलेगा मुझे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके अंदर वही सही हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली पेपर जो है मेमोरी बेस्ड है, तो पहला ऑप्शन ही वो तो सही पे सही सेट करवा दिया तो वो आ रहा, लेकिन ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है तो आपको सारे चेक करने को पड़ते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, स्टेबलाइजर, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई, ट्रांसफार्मर कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या होता है, ये बोलता है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन करता है, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, AC टू DC कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर, हमारा जो रेक्टिफायर होता है वो AC टू DC कन्वर्ट करता है। फिल्टर क्या करता है, रिपल को हटाता है, ठीक है। और स्टेबलाइजर क्या करता है, आउटपुट सेम दे देता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था ये, चलो जो भी है उसके अंदर जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं आपको उसको लगा देना। आप आगे देखते हो क्वेश्चन देखो, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m अज्यूम सरफेस टू बी स्मूथ, स्मूथ सरफेस है, बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का। ये इस प्रकार से लगा हुआ है जैसे कि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में लगी हुई है, ठीक है। जब दोनों स्प्रिंग पैरेलल लगी हुई होती है तो K इफेक्टिव का जो मान हो जाता है वो 2K प्लस 2K यानी कि 4K के बराबर यहाँ पर आ जाएगा, 4K के बराबर इसका मान आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कितना होगा, क्या निकालना है, टाइम पीरियड होगा 2π√m/K m/4K। ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, A particle start performing SHM on a smooth horizontal plane as released from x equals to a/2 and it's moving in negative x direction, phi का वैल्यू क्या होगा। A particle starts performing SHM कर रहा है एक पार्टिकल स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, रिलीज फ्रॉम x equals to a/2, x equals to a/2 से रिलीज किया गया है, ठीक है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में किया गया है, तो फाई का वैल्यू क्या होगा। ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इसको रिलीज किया गया है -a/2 से, ठीक है, एक्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ से इसको रिलीज किया गया है -a/2 से, ठीक है। तो हमें चाहिए फाई का वैल्यू क्या होगा, तो फाई का वैल्यू ये होगा ऑब्वियसली, है ना। ये तो 90 डिग्री हो गई, इसी π/2 प्लस ये जो वैल्यू आएगा, अब a/2 से गया तो 30 डिग्री से किया होगा, ठीक है, 30 डिग्री होगा, इसका वैल्यू -a/2 है, ये -a/2 होगा, a/2, ठीक है, ये a है तो ये 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा, 30 डिग्री मतलब π/6, तो π/2 प्लस π/6 ये इसका फाई हो जाएगा, फेज हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 6 6 6 6 कितना क्या निकालना है, हाँ 6 6 6 क्या कन्फ्यूजन हो रहा है, 3 सही लिखा है ना, कुछ गड़बड़ लिखा है।
2 पाई बटे, एक सेकेंड, सही, 2 पाई बटे 3, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, देन फॉर एन टाइप एंड पी टाइप फर्मी लेवल विल इंक्रीज, T greater than TF, T temperature semiconductor, FTF Fermi temperature. For N type Fermi level will increase, P type N type Fermi level decrease and P type increase, ठीक है। For N type Fermi level decrease and P type Fermi level increase, कुछ और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब तो फर्मी लेवल किस पे, फिर फर्मी लेवल किस पे डिपेंड करेगा, वो डोपिंग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया है, एक्सट्रीम सेमीकंडक्टर डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया आपने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने उसके अंदर बढ़ा दिया, होल्स कम रह गए इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख सकते हो फर्मी लेवल जो इसका होगा, इसका जो फर्मी लेवल होगा एन टाइप का, एन टाइप के लिए फर्मी लेवल जो होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, तो इसका इंक्रीज हो जाएगा, और पी टाइप का फर्मी लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर सही हो जाएगा, ठीक है। फर्मी लेवल उसका इंक्रीज होगा एन टाइप का और पी टाइप का, क्योंकि होल्स होने चाहिए तो उसका इंक्रीज हो जाता, उल्टा सिस्टम हो रहा है, तो हमारे पास फर्मी लेवल इसका डिक्रीज हो जाएगा, पी टाइप का और एन टाइप का इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ टेंशन इज इंक्रीज बाय 4% इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, 5% चेंज इन स्पीड ऑफ वेव, परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ वेव हमें पता करना है। तो हम जानते हैं कि v का जो वैल्यू होता है वो √T/μ के बराबर होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्ट्रिंग में। अच्छा, अगर इसका क्या करना है, हमें चाहिए टेंशन को 4% हमने चेंज किया है, इंक्रीज किया है, तो भाई इसको क्या करो, इसको लिखो आप, इसको आप लिखो ln v बराबर 1/2 ln t, ठीक है, माइनस 1/2 ln μ। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करें इसको तो क्या आएगा, dv/v इज इक्वल टू 1/2 dt/t, ठीक है। ये तो नियत है तो हो जाएगा, उसमें कोई 0 हो जाएगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, dv/2 कितना, dv/v कितना दिया, dv/d हमें चाहिए, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है dt/t जो कि 4% के बराबर है, ठीक है। तो 2% इसके अंदर, 2% इसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज किया है तो 2% इंक्रीज हो जाएगा वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P क्रॉस G इक्वल्स टू G क्रॉस P, P क्रॉस G इक्वल्स टू G क्रॉस P हमें दिया हुआ है, ठीक है। एन एंगल बिटवीन P क्रॉस G थीटा, इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा के बराबर है, ठीक है, ठीक है। P एंड G के बीच में थीटा है, देन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये P क्रॉस G जो है वो G क्रॉस P के बराबर होना चाहिए, तो लिख लेते हैं PG साइन थीटा इज इक्वल्स टू GP साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए इनका जो वैल्यू है वो भी इनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं P क्रॉस G का डायरेक्शन अगर इधर आ रहा है, ठीक है, P क्रॉस G का डायरेक्शन मान लेते हैं बाहर आ रहा है, ये P है हमारे पास और ये G है, ये P है और ये G है, ठीक है, इनका डायरेक्शन बाहर आ रहा है, ठीक है। और मैं करता हूँ G क्रॉस P और G क्रॉस P करता हूँ तो इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, अरे तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, एंगल इनके बीच में हुआ 180 डिग्री, ठीक है। थीटा जो होगा इनके बीच में 180 डिग्री हुआ, तो ये आंसर हमारा हो गया 180 डिग्री का, 180 डिग्री के बीच में आंसर आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। A satellite प्रोजेक्टेड फ्रॉम surface of Earth so that it can attain 10 r height from the surface of Earth. Its speed at the surface of the Earth is v बराबर v स्केप इंटू x की √x/11, ठीक है। फाइंड x। Satellite प्रोजेक्टेड फ्रॉम द surface of Earth so that it can attain 10 r height from the surface of Earth. 10 r हाइट अटेन कर ले, इतना हमने उसको छोड़ा है। स्पीड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, कैसे निकालेंगे इसको हम, सैटेलाइट प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ सो दैट इट कैन अटेन 10 r हाइट, 10 r हाइट अटेन कर ले, वो उसके लिए करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए इसमें भाई साहब, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के क्या, चलो लगा के देखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखते हैं कुछ हो रहा है क्या, कुछ तो होगा। चलो, तो इनिशियल एनर्जी कितनी है इसके पास, हम बोल देते हैं कि हमने इसको v वेलोसिटी से छोड़ा है, v वेलोसिटी से हमने इसको लॉन्च किया है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Gmm/r माइनस Gmm/r, ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं तो इसके पास हमने v से दिया है तो इसके पास पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगी जो कि हाफ mv स्क्वायर के बराबर होगी, और 10 r हाइट तक इसको जाना है, 10 r हाइट, सरफेस से 10 r हाइट यानी कि सेंटर से 11 r, तो ये 11 r हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास कहानी बनेगी। अच्छा, यहाँ से हाफ mv स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा उसके हमारे पास Gmm/r माइनस Gmm/11r, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, 11 माइनस 10 Gmm/11r, ठीक है।
अच्छा ये m से m उड़ा दो, कोई काम का नहीं है। 2 को उधर ले जाओ तो 20 GMM, v इज इक्वल्स टू 20 GMM बटे 11R, तो v स्क्वायर ये हो गया है ना, v का मान हमारे पास आ गया। अच्छा m कहाँ से आ गया, m तो उड़ा दिया ना, m हटा दिया मैंने यहाँ से m, है ना। तो हमें चाहिए स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी होती है हमारे पास √2 GM/r, ठीक है। तो स्केप वेलोसिटी बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, v इज इक्वल्स टू ये होता है √20 GM/11R, इसमें से स्केप वेलोसिटी बाहर निकाल लो तो v स्केप कितना हो गया, √2 GM/r, ठीक है। बाहर कितना बचेगा हमारे पास, इंटू 2 यहाँ से गया, g यहाँ से गया, 10 बचेगा, 10 बचे और नीचे बट्टा 11, ठीक है। तो x का मान आ गया 10, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास आंसर में 10। तो ये आपके लिए इंटीजर टाइप था क्या, इंटीजर टाइप शुरू हो गया ना, तो x का वैल्यू आ गया 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा भाई ये 6 एम्पीयर का करंट आ रहा है, इसके अंदर आपको देखा कि बताया कि I1 I2 दो भाग में बढ़ गया है, बताइए I1 का मान क्या होगा। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, ठीक है, हमसे हो नहीं पाएगा। तो ये देखें यहाँ से 6 एम्पीयर का करंट आ रहा है, 6 एम्पीयर का करंट आ रहा है, दो भाग में बटेगा, ठीक है। ये 4 ओम इधर, 2 ओम इधर, 4 ओम इधर, 2 ओम, तो इधर कितना, इधर 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 कितना करंट आ जाएगा, देख सकते हो कि इधर जो करंट होगा वो उल्टा लिख दिया, 2 एम्पीयर का करंट, कहाँ है इसका, तो रेजर नहीं चलता है। इधर रेजिस्टेंस 4 ओम का है तो करंट इसमें 2 एम्पीयर होगा, इसमें रेजिस्टेंस 2 ओम का तो इसमें करंट 4 एम्पीयर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, खत्म खेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि फॉर कार्नोट इंजन W/QN जो है वो 1/4 के बराबर है, W/QN जो है वो 1/4 के बराबर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो T2 है मतलब जो सिंक का टेम्परेचर है उसको हमने डिक्रीज कर दिया 52 डिग्री से, तो T2 हम मान लेते हैं सिंक का टेम्परेचर, पहले T2 था, अब कितना हो गया, T2 - 52, ठीक है। और जो टेम्परेचर जो सोर्स का टेम्परेचर है उसको मान लेते हैं हम T1, ठीक है। यही हमें निकालना भी है शायद, फाइंड आउट सोर्स टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमें ये दिया हुआ है। अब हमने जब इसको क्या लिख देते हैं हम 1 - T2/T1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगा रखा है और कुछ नहीं है, ठीक है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा रखा है। और ये अब हमारे पास कितना हो गया है, W/QN जब हमने क्या किया है 1/2 के बराबर, जब हमने क्या किया है, जब हमने T2 में से 52 को माइनस कर दिया है और बटे T1 चलने दिया है, ठीक है। ये कहानी हमारे पास है। तो दोनों तरफ क्या करो, इसको W/QN के बराबर हैं दोनों, ये सब 1/2 है इधर, 1 इधर से T2/T1 का मान आपके पास आ जाएगा, यहाँ से T2/T1 का मान रखो, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ठीक है। कितना हो जाएगा, T1/2 बराबर T1 - T2 + 52, ठीक है। ये T1 को मैं इधर ले गया हूँ। अच्छा यहाँ से आप देखोगे T1 को इधर में ले आया, और क्या करेंगे हम इसके अंदर, इसको उधर भी ले आते हैं, तो 52 T2 - 52 बराबर T1/2, ठीक है। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन यहाँ से आपके पास बन जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी, 1/4 इज इक्वल्स टू T1 - T2/T1, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, T1/4 बराबर T1 - T2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, T2 बराबर T1 - T1/4, 3 T1/4, T2 का मान आ गया, ठीक है। तो T2 का मान आ गया, तो यहाँ से आप रख दो, आपको क्या चाहिए, T1 का मान चाहिए, तो T2 वहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो 3 T1/4 T2 की जगह -52 बराबर T1/2, तो कितना हो गया, 2 T1/4, 2 T1/4 बराबर 52, ठीक है। तो T1 = 52 × 4, 52 × 4, 8 पंजे 20, 208 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। T1 का मान जो होगा वो 208 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, बाकी ठीक है, ज़्यादा कोई मुश्किल खास बात इसमें भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर when it is a travel distance of 5 meter, another particle is dropped from a distance of 25 meter below the top of the tower. If both of them reach the bottom of tower simultaneously, then find the height of the tower. Relative का सवाल है थोड़ा, ठीक है, अच्छा सवाल है, देखने में सही लग रहा है। A particle is dropped from the top of a tower when it has traveled distance of 5 meter, ठीक है। टॉप ऑफ द टावर बना ले पहले तो हम, ठीक है, ये हमारा टॉप ऑफ द टावर है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया है और इसकी हाइट मान लेते हैं हम h, इसकी हम h हाइट मान लेते हैं टावर की, ठीक है। यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया है, u = 0 है इसका, ठीक है। When it has traveled a distance of 5 मीटर, जब 5 मीटर चल लेगा, जब ये 5 मीटर चल लेगा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जब 5 मीटर चल रहेगा यहाँ पर आ जाएगा,
अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ डिस्टेंस 25 मीटर बिलो द टॉप ऑफ टावर, मतलब यहाँ से एक 25 मीटर के लेवल से, 25 मीटर के लेवल से, यहाँ से 25 मीटर, ये 25 मीटर का लेवल है, यहाँ से एक और हमने पत्थर को गिराया है नीचे की तरफ, ठीक है, उसको भी हमने रिलीज़ किया है U0 से, और ये दोनों साथ में पहुँचते हैं नीचे, साथ में पहुँचते हैं ये दोनों नीचे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट बतानी है हमें, टावर की हाइट कितनी होगी। क्या करें हम इसके अंदर, हम देखें ये कितनी देर के लिए चला है, मतलब जब कितना चल गया 5 मीटर, 5 मीटर जब चल गया, जब हमने इसको छोड़ा तब मान लेते हैं कि जब इसको छोड़ा गया है तब इसका जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है, मतलब नीचे आ गया है, तो कितना चल गया होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हाँ एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देखें तो कितना चल गया है ये 5 मीटर, u कितना है 0, ये हाफ हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास ये g माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये 10 ले लो इसको तो 5 टी का जो है मान आ जाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए चल चुका होगा, ठीक है, 1 सेकेंड के लिए पत्थर चल चुका होगा जब हमने इसको छोड़ा है, मतलब इसको छोड़ने के 1 सेकेंड बाद ये पत्थर छोड़ा गया है, ये चीज़ हमको समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, अब बोलेगा ये मिल जाते हैं लास्ट में जाके, तो मतलब हम इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस हो जाएगा इनके बीच का 0। अगर हम मान लें कि इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, तो इसको भी अभी रिलीज़ किया है हमने, है ना, इसको भी रिलीज किया, इसी समय देख लेते हैं हम, इसको रोक देते हैं, इसके रिस्पेक्ट में देखें कि ये पत्थर कैसे चल रहा होगा, ठीक है, तो पत्थर कितनी देर में आके मिल जाएगा, इससे कितनी देर में आके मिल जाएगा, तो वो देखा जाए तो उसको कितना चलना पड़ेगा, जब छोड़ा है तो 5 मीटर ऑलरेडी चल चुका है, मतलब 20 मीटर इसको और चलना पड़ेगा तब इसके लिए, तब इससे आके मिल जाएगा, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं, दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन होता है वो 0 होता है, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो हम बोल सकते हैं कि जो टाइम अब लगेगा इनको मीट करने में, जो टाइम लगेगा उस, इसको हम T1 बोल देते हैं, इनको जो T2 टाइम लगेगा इनको मीट करने में जो टाइम लगेगा वो होगा, कितना चलना है 20 मीटर चलना है, और कितने रफ्तार से चलना है, अब की रफ्तार भी तो निकाल सकते हैं हम, v इक्वल्स टू यू प्लस 80 से, v इक्वल्स टू यू प्लस 81 से, तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा ये, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, तो v का जो वैल्यू होगा वो 10 मीटर पर सेकंड आ गया होगा, ठीक है, तो 20/10 यानी कि 2 सेकंड के लिए चलेगा, 2 सेकंड बाद ये मिल जाएंगे, 2 सेकंड बाद ये मिल जाएंगे। और ये असलियत में कहाँ मिल रहे हैं, असलियत में बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच रहे हैं, साथ में पहुंच रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड पे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो 2 सेकंड का टाइम इनको लगेगा। पहले पत्थर की बात करें तो वो टोटल कितना चला, यहां से 2 सेकंड बाद नीचे गिर गया और उससे पहले 1 सेकंड चल चुका था, तो टोटल कितना चला 3 सेकंड, टोटल कितना चला T1 प्लस T2 3 सेकंड के बराबर ये चला है, 3 सेकंड के बराबर ये चला है। तो हमें पूछा है कितनी हाइट है, तो हाइट हम सीधे सीधे बोलते हैं, अब तो हाइट जो होगी वो 1/2 GT स्क्वायर के बराबर आएगी, ये हो गया आंसर, 1/2 इंटू जी का मान 10 ले लो, ठीक है, और टी स्क्वायर आप लगो 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 पंजे 5 9 पंजे 45 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन आंसर होगा वो ऑप्शन क्या न्यूमेरिकल टाइप है, तो इसका 45 मीटर आंसर, 45 मीटर आंसर आ जाएगा। फॉर एक्सरे इफ इट्स वेवलेंथ इज 10 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ हमें दे रखी है 10 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ दे रखी है एक्सरे की, मास ऑफ अ पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी एंड मास ऑफ वेवलेंथ एज एक्सरे इज XH/3, वेयर H इज प्लैंक कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ X इज, X की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है। देखो इसमें हमें दिया हुआ है कि hc/λ जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, सीधा सीधा हमें ये बोल रखा है, बस इतनी चीज़ें हमें बोल रखी हैं कि hc/λ जो है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। वेवलेंथ इज 10 एंगस्ट्रॉम, मास ऑफ पार्टिकल सेम काइनेटिक, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बटे m से मैंने गुणा कर दिया और उसको भाग कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास मोमेंटम आ गया, और मैं जानता हूँ कि मोमेंटम जो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p के बराबर होता है, ठीक है, या h/mv के बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ, तो यहाँ से mv जो होगा मेरे पास वो किसका आ जाएगा, h/λ के बराबर आ जाएगा, ठीक है, या m स्क्वायर v स्क्वायर जो होगा वो h स्क्वायर/λ स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखते जाते हैं हम इसको, है ना। तो इसको यहाँ पर पुट करें तो hc/λ इज इक्वल्स टू c/λ इज इक्वल्स टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर कितना होगा, m स्क्वायर v स्क्वायर कितना होगा, h स्क्वायर/λ स्क्वायर, h स्क्वायर/λ स्क्वायर, और नीचे 2m भी है, ठीक है, नीचे 1 लिख ही दिया था 1/m, इसको हम लिख देते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए अब, और क्या क्या दे रखा है हमें, एक h यहाँ से कट जाएगा, लैम्डा यहाँ से कट जाएगा, क्या चाहिए था हमें, XH/3 निकालना है ना हमें, ठीक है, और x क्या है यहाँ पर, एक्सरे इज वेवलेंथ मास ऑफ द पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी, क्या निकालना है, इट्स वेवलेंथ मास ऑफ पार्टिकल हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम वेवलेंथ एज एक्सरे इज एक्सरे, मास ही निकालना है क्या, मास ही बोल रहा है शायद, ठीक है, तो देखते हैं, कोई नहीं, ये लैम्डा से लैम्डा गया यहाँ से, h से h गया यहाँ से, ठीक है, तो m जो होगा वो कितना होगा, m जो होगा वो कितना होगा, 1/h/m
2c h बटे ये तो सही, h बटे 2c लेमडा, h बटे 2c लेमडा, ठीक है, लेमडा भी एक नीचे, h बटे 2c लेमडा, और इसको xh बटे 3 इसने लिख रखा है, xh बटे 3, इसको xh बटे 3 के रूप में इसने दे रखा है। वैल्यू ऑफ x हमें पता करना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी, तो लेमडा का मान रखते हैं 10 एंगस्ट्रॉन्ग, तो कितना होगा h बटे 2c इंटू 10 एंगस्ट्रॉन्ग, ये xh बटे 3 के बराबर, ठीक है, h बटे 3, h यहाँ से हटाओ तो x जो होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा, 3 बटे 2c, 10 एंगस्ट्रॉन्ग है, 2c इंटू 10 की घात 10⁻10, ठीक है, वैल्यू रखोगे आंसर आएगा आपका, है ना। तो x जो होगा वो इंटू 3 इंटू 10⁻8 इंटू 10 की घात -9, ठीक है, ये बचेगा आपके पास, 3 से 3 गया, ये क्या बचा आपके पास 10 बटे 2, 5, ठीक है, जो 5 है वो आपका आंसर आएगा, आंसर आएगा इसका 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 कंडक्टिंग चार्ज पार्टिकल्स ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, वॉल्यूम इनके बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है, बिंदु आवेश है हमारे पास, उस चार्ज आर 2.1 नैनोकूलम एंड -0.1 नैनोकूलम रिस्पेक्टिवली आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, इनको आपस में जोड़ा गया है एंड देन सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर, फिर उनको अलग कर दिया गया 0.5 मीटर की दूरी पर। इफ द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज x इंटू 10 की घात -9 न्यूटन, अगर इनके बीच में इतना फोर्स आ रहा है तो x का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। 2.1 नैनोकूलम और 0.1 नैनोकूलम था, इनको हमने जैसे ही पास में लाया तो उनका बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो डायमेंशन का तो कोई टेंशन नहीं है, वो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, टच करते पोटेंशियल सेम होते हैं इनके पास, जो चार्ज होगा वो बराबर आ जाएगा, मतलब 2.1 प्लस पॉइंट -0.1 जो होगा 2 कूलम के बराबर, 2 नैनोकूलम के बराबर आएगा, और 2 नैनोकूलम आधा बढ़ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर 1 नैनोकूलम आ जाएगा और इसके ऊपर 1 नैनोकूलम आ जाएगा, और इनके बीच में दूरी 0.5 मीटर की है, इनके बीच में दूरी 0.5 मीटर की है, ठीक है। तो आप वो देखेंगे क्या होगा, आप देखेंगे क्या होगा, आप पता करना है फोर्स कितना होगा, तो फोर्स कितना होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वैल्यू रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ। अपॉन R स्क्वायर क्या आएगा 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, सॉल्व करें, इसका आंसर निकालें, ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन है कुछ नहीं, इतने क्वेश्चन थे हमारे पास, तो हमने डिस्कस कर लिए जितने हमें मेमोरीज मिल पाए, ठीक है, जल्दी आपको और क्वेश्चन भी मिलते रहेंगे और पेपर से हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो आज के लिए खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।